वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट है यूपी पीएससी के लिए और टेस्ट नंबर 100 है। 100वां टेस्ट है, सेंचुरी पूरी हो गई है। 100 टेस्ट, अगर एक टेस्ट में 15 प्रश्न हैं तो लगभग देखिए 1500 प्रश्न हो गए। 1500 प्रश्न जीएस के बहुत होते हैं। अच्छे से इसका रिवीजन करिए और ये कंटिन्यूस है, अनवरत है, लगातार चलता रहेगा पेपर तक। यानी हमारे 4500 या कम से कम 5000 जीएस के प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी पेपर से पहले। 5000 प्रश्न बहुत होते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट बेस पे। तो अच्छे से इनका रिवीजन करते रहिएगा एग्ज़ाम तक और सफलता बिल्कुल मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास फोकस करेंगे प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। आज है 21 जून 2020 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। सल्तनत काल चल रहा है, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, दिल्ली का पहला सुल्तान ऐसा कौन था जिसने अपने नाम के साथ गाजी जोड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक है। गाजी शब्द का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिरों का वध करने वाला। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक या तुगलक गाजी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक या तुगलक गाजी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा गया है? किसको कहा जाता है? पागल है, रक्त पिपासु है, स्वप्नशील है। एमबीटी गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। तो स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु कहा गया है एमबीटी को, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण, क्रूर कृत्य के कारण और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल है, रक्त पिपासु है, ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। ये प्रश्न बहुत पूछा गया पहली बार, मतलब पहले एग्जामों में, कि सांकेतिक मुद्रा को किसने चलाया, किसने प्रचलन किया। तो एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा इसका उत्तर। दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। इसका नाम दौलताबाद रखा। और सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा और तांबा धातु के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, गलत है मतलब। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मार्नियस, मनियारों का राजकुमार की संज्ञा दी है। किसने? एडवर्ड थॉमस ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभासूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। और तीसरा स्टेटमेंट है, 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। देखिए, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी को प्रिंस ऑफ मनियार्स की संज्ञा दी है, मनियारों का राजकुमार। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभासूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था, तो करेक्ट है, इसी ने किया था जिसको प्रिंस ऑफ मनियार्स कहा जाता है, मनियारों का राजकुमार। और 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। तो सारी की सारी बातें मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में हैं, जो सारी की सारी सत्य हैं, असत्य तो कोई है नहीं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इब्न बतूता की पुस्तक रहला मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन करती है। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आगमन,
डाक चौकियों की स्थापना एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है? इब्ने बतूता ने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आगमन के बारे में, डाक चौकियों की स्थापना के बारे में और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में जो है लिखा है। तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, और पहला वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों के दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिनके एक्सप्लेनेशन नहीं है उनको दो बड़ा पढ़ा कीजिए आप। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। देखिए 1 होना चाहिए ना, ये विकल्प वाला नहीं है, स्टेटमेंट वाला है। दूसरा देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, लेकिन इनकरेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। फिरोज शाह तुगलक ने नहीं, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1300 से 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी, न कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ये 1300 है, 1300 से 1336। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान उत्तर प्रदेश के बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था? कौन सा सुल्तान था जो उत्तर प्रदेश के बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिर नसरुद्दीन महमूद तुगलक? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक है इसका उत्तर। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सल्तनत काल का पहला शासक था, जो अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है पहले एग्ज़ाम में। ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में लगभग 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और फिरोज तुगलक को खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। फिरोज शाह तुगलक को खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। दूसरा वाला करेक्ट है क्या पहला वाला करेक्ट है? बिल्कुल दोनों के दोनों करेक्ट हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था और फिरोज तुगलक ने एक नया सिंचाई कर भी लगाया था, जो उपज का 1/10 भाग था। कितना था? 1/10 भाग। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर, जो कितना था उपज का? 1/10 भाग, इसी ने लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर मकबरे का निर्माण किसने करवाया? शेख निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर मकबरे का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बहलोल लोदी? तो बहलोल लोदी नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, फिरोज शाह तुगलक भी नहीं है, यह है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर मकबरे का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर नगरों का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में टोपरा गांव एवं मेरठ के अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। देखिए बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थी। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। कौन सा करेक्ट है इसमें? दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने और सबसे अधिक दासों की संख्या मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थी। क्या दोनों के दोनों करेक्ट हैं? दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। देखिए, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या जो है वो फ़िरोज़ तुगलक के समय में ही थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में नहीं, फ़िरोज़ तुगलक के समय में ही थी, जिसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, फ़िरोज़ तुगलक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से फुतूहात फ़िरोज़ शाही की रचना किसने की है? ये यूपीपीएस में हाल ही में पूछा गया था, मैच द वर्ड करने के लिए, जोड़े मिलाने के लिए। फुतूहात फ़िरोज़ शाही की रचना की है फ़िरोज़ तुगलक ने। किसने की है? फ़िरोज़ तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। तो फ़िरोज़ तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतूहात फ़िरोज़ शाही की रचना की। ये फ़िरोज़ शाह तुगलक की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। तुगलक वंश का अंतिम शासक फ़िरोज़ तुगलक था और फ़िरोज़ तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था। देखिए, बिल्कुल फ़िरोज़ तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। पहला गलत है क्योंकि फ़िरोज़ तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक नहीं था। तो कौन सा था? नसरुद्दीन महमूद। तो देखिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासनकाल दिल्ली से पालम तक ही रह गया था और फ़िरोज़ तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था। याद रखिएगा, अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। अंतिम प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, नसरुद्दीन महमूद सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में ही हुई थी। कौन सा करेक्ट है? तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में, जो था तुगलक वंश का अंतिम शासक। और जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में हुई थी। जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो पढ़ लीजिएगा इनको दो बार। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था 1398 में, इसके शासनकाल में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में ही हुई थी। तो 15 प्रश्न थे ये। सल्तनत कालीन चल रहा है, मध्यकालीन भारत। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।